अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अरे आप लोग तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया? खैरियत तो है भाई? हेलो? हेलो? क्या बात है भाई, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं आप लोग तो। अरे छोड़िए भाई, चिल्ड कीजिए, मैं आ गया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सब ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। ऐसे। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ी सी और ताली हो जाए। ऐसे। वेरी गुड। तो भाई बात यह है कि आप सब लोग तो कोरोना वायरस की हॉलीडेज़ मना रहे थे और हम यहाँ पे जो है वो आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे थे। तो आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूँ। किस चीज़ का? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसलिए अब आप लोग चिल हो जाइए, हमारी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो गया है और अब हम जो है वो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। तो ज़रा देखते हैं आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ रहे हैं। बात यह है कि हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कुछ भी पढ़ लिया था आज हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। और आज हम आगे लेके जा रहे हैं तो हम उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग ज़रा पेज नंबर 7 पे जाइए, तो आपको वहाँ पे कुछ कॉस्ट नज़र आ रही हैं। चलिए पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए वो कितनी कॉस्ट हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक हम पढ़ेंगे आज प्राइम कॉस्ट, एक हम पढ़ेंगे कन्वर्जन कॉस्ट, एक हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट हैं ये हैं क्या, इनके क्या फॉर्मूले हैं, ये कॉस्ट हमें क्या बताती हैं। बेसिकली तो ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक महीने का तकरीबन गैप आ गया तो हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक्स में भी बहुत पीछे हैं। मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के गालिबन 2 या 3 सवाल करा दिए थे, तो इन सवालों तक पहुंचने की नौबत नहीं आई थी। तो इंशाल्लाह आज से हम इसका आगाज़ करते हैं। तो चलिए आप लोग अपने नोट्स सामने रखिए और मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने नोट्स में इस वक्त क्या देखना है। तो ये देखिए आपके सामने जो है पेज नंबर 7, सही है, ये है पेज नंबर 7। ये देखिए आपके सामने, ये मैं आपको बिल्कुल आपके नोट्स में भी ऐसा ही है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट। इसके अंदर जो पहली कॉस्ट है वो है प्राइम कॉस्ट। देखिए नज़र आ रही है आपको प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब ये प्राइम कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड एट डायरेक्ट लेबर असाइंड या पेड। अच्छा, पहली बात तो ये है कि चूँकि अभी आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया तो शायद हो सकता है आप भूल गए हों, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ। हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे और वो 3 एलिमेंट्स क्या थे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हमेशा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड होता है। यानी आज के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है, ये डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल का पूरा नाम है डायरेक्ट मटेरियल यूज। और ये जो डायरेक्ट मटेरियल यूज आपको एक लाइन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना बड़े शरीफाना अंदाज में, ये बेसिकली ऐसा है नहीं। इस डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की एक बहुत बड़ी कंप्यूटेशन है। चूँकि मेरा मकसद आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपको बता दिया। अब ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए आप अपने नोट्स के अगले पेज पर आइए। तो आपको नोट्स के अगले पेज पे यानी पेज नंबर 8 पे आपको ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली हमारा एक अगला स्टेटमेंट है। उसको मैं पढ़ाऊंगा तो बाद में आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की कैलकुलेशन देखें तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल यूज़ का मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उस मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जब हम अपना मटेरियल यूज़ करेंगे तो अपने मटेरियल में से वो बचा हुआ मटेरियल लेंगे जो ओपनिंग में था। तो इसलिए डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की कंप्यूटेशन में पहली चीज़ क्या आती है? डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नेट परचेज ऑफ मटेरियल। अब इस नेट परचेज ऑफ मटेरियल को हम हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ग्रॉस परचेज ऑफ मटेरियल। उसके बाद ऐड करेंगे इस पर ट्रांसपोर्टेशन है जिसको हम कैरेजिंग भी कहते हैं,
और अगर हमने ये मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया है तो बाहर से इंपोर्ट करने पर हमें इसमें कुछ ड्यूटीज़ भी पे करनी होती हैं। तो अगर हमने वो ड्यूटी पे की है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इनको ही ऐड करके हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। ये आपके सामने टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट है। फिर इसके बाद हम लेस करेंगे मटेरियल रिटर्न और फिर हम लेस करेंगे इस पर डिस्काउंट ऑन मटेरियल। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट आता है। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये आ गया। अब ये देखिए ये ऊपर आपको डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग नज़र आ रहा है, ये आपकी नेट परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। फिर आप इसमें से लेस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग, जो डायरेक्ट मटेरियल आपने इस्तेमाल नहीं किया बच गया। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज़। अच्छा, अब ये कंप्यूटेशन देख के आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर ये तो बड़ी देखी देखी सी कंप्यूटेशन लग रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल देखी देखी सी लग रही है। अगर आपको याद आए तो आप लोगों ने पार्ट 1 में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंप्यूटेशन आप पढ़ते थे इनकम स्टेटमेंट में, ये बिल्कुल वैसे ही है। फ़र्क यह है कि वहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। वहाँ पे हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखते थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग लिख रहे हैं। वहाँ पे हम सिर्फ नेट परचेज लिखते थे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेट परचेज ऑफ मटेरियल। फिर वहाँ पे हम ग्रॉस परचेज लिखते थे, यहाँ पे भी ग्रॉस परचेज लिख रहे हैं। चाहे तो आगे लिख सकते हैं ग्रॉस परचेज ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन इन एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। ड्यूटी होगी तो लिखेंगे, अदरवाइज 99% सवालों में ड्यूटी नहीं होती तो छोड़ देंगे। तो देखिए वही टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट है। वहाँ पे होता था परचेज रिटर्न, यहाँ पर है मटेरियल रिटर्न। बहरहाल यहाँ पे परचेज रिटर्न भी लिखा जा सकता है। और ऐसे ही वहाँ पर होता था परचेज डिस्काउंट, यहाँ पर है मटेरियल डिस्काउंट, यहाँ पे भी परचेज डिस्काउंट लिखा जाता था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता था नेट परचेज इनकम स्टेटमेंट में जो आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे उसको हम नाम दे देंगे नेट परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब ये नेट परचेज और डायरेक्ट मटेरियल बिगनिंग आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पर हम कहते थे इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कितना मटेरियल है जो कि हमारे पास यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। फिर हम वहाँ पर जो पार्ट 1 में आपने पढ़ा वहाँ पे हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस कर दिया करते थे। यहाँ पे हम मर्चेंडाइज एंडिंग नहीं बल्कि डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग माइनस करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग माइनस कर दिया आपने, ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग माइनस कर दिया आपने, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, डायरेक्ट मटेरियल यूज। वहाँ पे इसको हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज। तो ज़रा आइए वापस ऊपर चलते हैं जहाँ पर हम थे। तो ये देखिए ये जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आपको एक लाइन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ है इसकी कंप्यूटेशन आपको हमेशा जब भी आप करेंगे तो ये आप इस तरीके से करेंगे, ये नज़र आ रहा है आपको। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आपको एक लाइन में मैंने बता दिया है, लेकिन ये बाकायदा कंप्यूट होगा, सही है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ सिर्फ एक लाइन का नहीं है बल्कि इसकी पूरी कंप्यूटेशन है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट का पहला पार्ट। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है डायरेक्ट लेबर असाइन और दूसरी है डायरेक्ट लेबर पेड। भाई देखो, असाइन डायरेक्ट लेबर असाइन का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो अपनी लेबर असाइन की, यानी जितना हमने लेबर से मुआहिदा तय किया। मिसाल के तौर पे अगर हमने जो है वो लेबर से 10,000 कोई किसी भी चीज़ के यूनिट बनवाना है और हमने ये तय किया कि हम लेबर को जैसे के 2 लाख रुपए देंगे, तो अब हमने उसको 2 लाख रुपए देने ही देना है, क्योंकि ये हमारी असाइनमेंट है, ये हमारा जो है वो असाइन किया हुआ है, ये हमारा उससे मुआहिदा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंप्लीशन के बाद ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद उसकी कुछ पेमेंट रोक देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2 लाख की हमने असाइन की थी, उससे बात की थी और हमने पेमेंट की 1.5 लाख की, तो हम सिर्फ इसलिए रोक देते हैं ताकि हम पहले अपने यूनिट्स को अच्छी तरीके से जाँच कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर जब हमारी वो जांच पूरी हो जाती है तो हम उसके बाकी पैसे भी दे देते हैं। तो पेड का मतलब है वो जो आपने अभी फ़िलहाल पे किए हैं, असाइन का मतलब है वो जो कि आपको हर सूरत पूरे देने हैं। इसलिए हमारे लिए जो बेहतर है ना वो असाइंड है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम डायरेक्ट लेबर हमेशा ये असाइंड वाली लेते हैं। हाँ, अगर सवाल में असाइंड गिवन ना हो तो फिर आप ये पेड वाली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर असाइंड गिवन हो तो असाइंड लेंगे, और अगर असाइंड गिवन ना हो, पेड गिवन हो तो पेड लेंगे, सही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट प्राइम कॉस्ट का, और इन दोनों को अगर आप जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी चीज़ें दरकार होंगी। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ें दरकार होंगी, एक उसका मटीरियल और उस पर काम करने वाली लेबर, ताकि जो है वो इस किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की बुनियाद रखी जा सके।
लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि प्राइम कॉस्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की मुकम्मल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि अभी इसमें जो है वो सिर्फ मटीरियल है और लेबर है, जबकि इसके अंदर मशीन का ख़र्चा है, बिजली का बिल है, आपकी फैक्ट्री के दूसरे किराए वगैरह हैं, ये शामिल नहीं है ना। तो इसलिए जब तक कि आपका बिजली का बिल मशीन नहीं चलेगी, बिजली का बिल आएगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो जब तक कि एक तीसरा एलिमेंट जिसको हम FOH कहते हैं, जब तक वो ऐड नहीं होगा इसके अंदर, तो तब तक ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो मुकम्मल नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट जस्ट एन इनिशियल कॉस्ट, सही है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का दूसरा नाम है प्रोसेसिंग कॉस्ट। इस कन्वर्जन कॉस्ट के फॉर्मूले में भी दो चीज़ें आती हैं, एक डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब जब डायरेक्ट लेबर की बात आएगी तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि डायरेक्ट लेबर लेते वक्त हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, हमने असाइन लेनी है। हाँ, अगर असाइन ना हो तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या, आप पेड ले लेंगे, लेकिन आपने इसकी जो है वो असाइन ही लेनी है, सही है। तो इसलिए आपने इस बात की कोशिश करनी है कि आप जो है वो असाइन ही लें, सही है जी। अच्छा जी, तो अगर डायरेक्ट लेबर असाइन नहीं है तो हम पेड ले लेंगे, लेकिन हमने पहला ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट लेबर असाइन का रखना है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना अगला एलिमेंट FOH। अच्छा, अब FOH के अंदर भी दो बातें हैं। एक FOH कहलाते हैं अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब है हमारे फैक्ट्री के वो खर्चे जो हमने सोचे थे कि हमारी फैक्ट्री के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। तो चूँकि फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट बनाने में हमें पैसा लगता है ना, उसके अंदर मटेरियल और लेबर, ये तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बहुत सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक ऑर्डर आता है कि हमें जो है वो 10,000 जीन्स के जो है ना यूनिट्स बनाने, तैयार करने। कुछ स्मॉल साइज़ जीन्स बनानी है, कुछ मीडियम साइज़ हैं, कुछ लार्ज साइज़ हैं, मिक्स जो है वो कलर में हमें जीन्स की पैंटें बनानी है। अभी 10,000 जीन्स बनाने का ऑर्डर हमारी फैक्ट्री को मिलता है। अब हमें ज़ाहिर है सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें इस 10,000 जीन्स बनाने में कितना डेनिम फैब्रिक चाहिए होगा। अब मिसाल है कि अगर एक जीन्स बनाने के लिए हमें 1 मीटर कपड़ा लगता है, मिसाल क्या है, तो ज़ाहिर है 10,000 जीन्स बनाने के लिए 10,000 मीटर कपड़ा लगेगा। तो ये मटेरियल हमने बहुत अच्छा सा कैलकुलेट कर लिया, इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अब अगला एलिमेंट लेबर है कि भाई ज़ाहिर है जीन्स बनेगी तो लेबर को भी पैसे देने होंगे। अब लेबर को कितने पैसे देने हैं, तो मिसाल है कि अगर लेबर जो है वो एक जीन्स बनाने के 100 रुपये लेती है, आप देते हैं लेबर को 100 रुपये, तो भाई 10,000 जीन्स बनाने के कितने पैसे लगेंगे, भाई 10 लाख रुपए बनेंगे। तो बड़ा आसान है। तो मटेरियल और लेबर को बहुत अच्छा सा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो FOH है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो इतने छोटे छोटे होते हैं और इतने सारे होते हैं कि उसको आप सही सही कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप इनको ना सिर्फ एक तखमीना लगाते हैं, उस तखमीने को हम अप्लाइड कहते हैं, सही है ना। तो वो जो अप्लाइड होता है ना, उस अप्लाइड के हिसाब से आपको अपनी कॉस्ट के अंदर FOH को पुट करना है। चलिए मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप जो है वो आपके घर में शादी है और आप शादी की तैयारी करते हैं, लोगों को आप कार्ड्स देते हैं, फिर आप जाते हैं पकवान वाले के पास ना खाने का ऑर्डर देने। तो वो आपसे पूछता है कि आपका क्या एस्टिमेट है, कितने मेहमान होंगे। तो क्या आप उसको ये बता पाएंगे कि आपकी शादी में मैक्स एक्चुअल कितने मेहमान आएंगे, आप बता ही नहीं सकते। आप उसको एस्टिमेट देंगे, आप 500 के करीब, चलो आप हम तखमीना लगाते हैं कि 500 लोगों का खाना बना लेते हैं। इसको हम कहेंगे कि ये आपने तखमीना लगाया, ये आपका एक अप्लाइड है, ये आपकी एक सोच है। अब जिस दिन आपकी शादी होगी, उस दिन शादी में जब मेहमान आएंगे तो पता लगेगा कि आपके जो मेहमान हैं वो असल में कितने हैं। तो देखो, जो सोचा था आपने वो अप्लाइड, और जो आपने शादी वाले दिन अपने मेहमान गिने वो एक्चुअल। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो खाना है वो आपके शादी का खाना आपके एक्चुअल मेहमानों के हिसाब से बना था या जो आपने अप्लाइड सोचे थे उसके हिसाब से बना था, क्या ख्याल है। चलिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पकवान वाला कहे कि चले आप अपनी शादी का फंक्शन शुरू करें और जब आपकी शादी में सारे लोग आ जाएं तो आप मुझे गिन के बताइएगा, फिर मैं खाना चढ़ा दूँगा। तो आप क्या बोलेंगे, भाई क्या हो गया, क्यों मरवा रहे हो हमें, बेइज्जती कराओगे शादी में हमारी। आप बस एक काम करें, आप जो है वो हमें 500 आदमियों का खाना बनवा दें, हमें तकरीबन अंदाज़ा है कि हमारे इतने लोग तो आएंगे। अब देखो, शादी में तो बेटा जिसकी भी शादी होती है तो शादी में तो खाना भी खूब बचता है। इसका क्या मतलब है कि आप हमेशा शादी में थोड़ा सा इजाफी सोचते हैं। तो यहाँ पे भी FOH अप्लाइड का मतलब क्या है कि भाई हमें अपने बिल्डिंग का किराया देना है, ऑयल और लुब्रिकेंट्स का ख़र्चा है,
बिजली का बिल आएगा, वो कितना आएगा हमें नहीं पता। इसके अलावा और जो है वो डेप्रिसिएशन है, डेकोरेशन है, और बहुत सारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं। हमें क्या पता कि 10,000 जीन्स की जब ऑर्डर मुकम्मल होगा तो हमारा ये फैक्ट्री का टोटल खर्चा कितना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं भाई ये FOH अब जो है वो एक एस्टिमेट कर लो, इसका एक तखमीना लगा लो कि ये कितने बन सकते हैं। तो हम एक तखमीना लगा लेते हैं। वो तखमीना मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई जितनी हमारी ये लेबर लगेगी ना, जितनी लेबर होगी, जितनी भी लेबर की कीमत होगी, उसका 80% हमारा जो है वो क्या होगा, FOH होगा। तो नॉर्मली जो FOH होते हैं ना, जो अप्लाइड होते हैं, वो परसेंटेज की शक्ल में होते हैं। 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर और 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये सिंपल अगर एक लाइन में आपको गिवन है तो ये अप्लाइड है। और अगर FOH एक्चुअल है तो FOH एक्चुअल का तो मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब शादी का फंक्शन शुरू हो जाए तो अब एक एक मेहमान को गिनो कि कौन कौन से मेहमान आए, फुप्पो के घर से कितने आए, खाला के घर से कितने आए, बराबर वालों के से कितने आए, और जो है वो दोस्त कितने आए और दुश्मन कितने आए, सबको काउंट करो ना। तो वो तो एक्चुअल हो जाएगा। फिर आप तो वो कभी भी नहीं करते। अगर आपको यहाँ पे FOH एक्चुअल लेने पड़ेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो जो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर जब पहला सवाल कराया था ना, उसके अंदर मैंने आपको FOH की पूरी एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और एडमिन FOH अलग अलग किए थे। तो वो जो जितनी लिस्टिंग होती है ना, जितनी 1 2 3 4 5 6 करके जितनी होगी वो एक्चुअल होगी। तो अगर आपको सवाल में अप्लाइड भी गिवन हो और एक्चुअल भी गिवन हो तो आपने अप्लाइड लेने, और अगर अप्लाइड गिवन नहीं हो तो फिर हम क्या लेंगे, एक्चुअल लेंगे। आज जो मैं आपको सवाल कराऊंगा ना उसके अंदर मैं आपको अप्लाइड लेने बताऊंगा। तो ये क्या होगी हमारी दूसरी कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट है मैन्युफैक्चर। ये कन्वर्जन कॉस्ट भी जो है ना, ये भी हमारी प्रोडक्ट को मुकम्मल बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है सिर्फ ये बताया गया है कि मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर चाहिए और FOH चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें मटेरियल खुद तो शामिल नहीं है तो इसलिए इसको भी हम मुकम्मल कॉस्ट नहीं कहेंगे। मुकम्मल कॉस्ट ये है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ज़्यादातर मशहूर है ये किस नाम से, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से। अब इसके अंदर देखिए वो तीनों एलिमेंट आ गए। देखिए ये ऊपर डायरेक्ट मटेरियल था, ये डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे भी आ गया। लेकिन अगेन ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब आज के बाद से हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज। सही है, ये जाके देख सकते हैं इसकी कंपटीशन आपको जो येलो से आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपको इसकी पूरी कंपटीशन करनी पड़ेगी या आपको कभी भी कंप्यूटेड गिवन नहीं होगा। सही है, तो ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो गया। फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। अब जब भी डायरेक्ट लेबर का वर्ड आएगा तो डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट लेबर असाइन। हाँ, अगर असाइन ना हो तो फिर सेकंड ऑप्शन पेड है तो हम पेड ले लेंगे, लेकिन अगर असाइन और पेड दोनों हो तो हम असाइन लेंगे। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, FOH अप्लाइड। और FOH में भी जो है वो दो ऑप्शन है, ईदर अप्लाइड और एक्चुअल। तो हम पहला ऑप्शन क्या होगा, अप्लाइड लें, और अगर नहीं तो फिर हम क्या लेंगे, एक्चुअल लेंगे। तो अगर मैं इन तीनों को जमा कर दूं तो ये बात हमारे पास क्या निकल कर आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तीनों चीज़ों को जमा कर दूं, मटेरियल, लेबर और FOH, तो हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मुकम्मल हो जाती है। यानी जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो पूरी की पूरी इन तीनों कॉस्ट को जब हम यकजा करेंगे तो एक चीज़ बनकर हमारे सामने आएगी जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट की कीमत है। तो भाई असल में तो ये तीन थी जो मैंने आपको बताई। ये देख लीजिए ऊपर से, ये क्या थी, ये देखिए पहली थी प्राइम कॉस्ट, दूसरी थी ये कन्वर्जन कॉस्ट, और तीसरी थी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सही है, फैक्ट्री से रिलेटेड ये तीन कॉस्ट होती हैं। फिर आज जो मैं आपको चौथी चीज़ पढ़ाऊंगा वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी ये आपने ऊपर निकाली थी ना, ये अभी एज इट इज़ ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में यहाँ पे नीचे रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर अगर मैं हेड ऑफिस के ये दो एक्सपेंस यानी एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगी, मेरी टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं फैक्ट्री और हेड ऑफिस दोनों के खर्चे जमा कर लूँ और देखूँ कि मेरी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया तो उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल हम यूँ लेते हैं कि आपके हाथ में मोबाइल है, सही है ना। तो अब ये मोबाइल यकीनन किसी फैक्ट्री में बना होगा, सैमसंग की फैक्ट्री में बना होगा, हुआवे की फैक्ट्री में बना होगा, या LG की फैक्ट्री में बना होगा। तो फैक्ट्री में जितना काम हो रहा है वो तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन एक इनका हेड ऑफिस भी होगा, हेड ऑफिस के खर्चे अलग हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या हम किसी भी चीज़ की कीमत को वो कीमत मानेंगे जो कि उसकी फैक्ट्री में लगी, या वो कीमत मानेंगे जो फैक्ट्री प्लस हेड ऑफिस दोनों में मिला के लगी।
तो इसमें मेरा क्या जवाब होगा कि सिर्फ उस कीमत को हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की कीमत मानते हैं जो कि फैक्ट्री में लगती है। और फैक्ट्री में कितनी किस्म की चीज़ें लगती हैं? सिर्फ 3 चीज़ें, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक FOH, और इन तीनों को मिला लो तो क्या बनती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको सामने हाईलाइट किया हुआ है ना, बस यही होती है किसी भी चीज़ की कीमत। टोटल कॉस्ट जो है उसमें हम सिर्फ अपना एक एनालिसिस के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि चलो अगर हम इसके अंदर अपने हेड ऑफिस के भी दोनों खर्चे मिला लें। हेड ऑफिस के 2 किस्म के खर्चे होते हैं, ये हमें आप लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एक कहलाता है एडमिन ओवरहेड यानी एडमिन एक्सपेंस, और एक सेलिंग एक्सपेंस। अगर हम अपनी फैक्ट्री में बनने वाली चीज़, अब फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ क्या कहलाती है? ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी हम इस बात का तस्करा करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, जो जिस कॉस्ट पे वो तैयार होती है, वो कौन सी कॉस्ट होती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बस सिर्फ यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उसकी असल कीमत होती है कि हम ये कहेंगे कि हाँ ये चीज़ इतने में बनी। इसलिए ये जो ऊपर वाली कंप्यूटेशन जिसमें मैं बार बार आपको लेके जा रहा हूँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट की असल कीमत यही होती है। सही है। टोटल कॉस्ट इट्स नॉट अ रियल कॉस्ट फॉर एनी प्रोडक्ट। ये सिर्फ अपने जांचने के लिए कि चलो अगर हम इसमें एडमिन और सेलिंग भी ऐड कर लें तो फिर देखते हैं कितनी बनती है। तो बस ये सिर्फ इसलिए है कि जांचने के लिए, देखने के लिए, इसलिए उसको हम टोटल कॉस्ट का नाम देते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर उसके हेड ऑफिस के खर्चे शामिल नहीं किए जाते हैं। सिर्फ फैक्ट्री के खर्चों से जो चीज़ बनकर सामने आती है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो ये देखिए, ये मैंने आपको यही 4 बातें बताई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब आपके सामने ये पेज नंबर 7 आपके सामने होना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आ गया प्राइम कॉस्ट, फिर इसके बाद आ गई कन्वर्जन कॉस्ट, इसको हम प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कहते हैं। फिर ये आ गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको प्रोडक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। और फिर ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। आज हम ये 4 कॉस्ट डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, पेज नंबर 17 पे। अच्छा, अब आपके जहन में आएगा कि सर बीच में आप इतने सारे सवाल क्यों छुड़वा रहे हैं? तो गालिबन 2 या 3 सवाल तो हम कर चुके थे। बीच में जो सवाल छुड़वाएं उसको, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 10 और पेज नंबर 17 पे। सही है जी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको हम पहले पढ़ भी लेते हैं। पेज नंबर 17 पे चलते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है येलो कलर से। अगर आप चाहें तो आप इसको भी अपने पास जो है वो पेंसिल से बॉक्स में डाल लीजिए कि अब जब कभी भी डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की बात आएगी तो हमने इस तरीके से पूरी कंप्यूटेशन कर ली। आ जाइए पेज नंबर 17 पे चलते हैं। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा जो है ना इसका फॉर्मेट बिगड़ा हुआ है, आप लोग अपने पास निकालिए और जो है वो चलिए मैं देखता हूँ, मेरे पास फॉर्मेट थोड़ा सा आउट है। चलिए मैं तो पढ़ लूँगा, ये स्क्रीन से देख के आप लोग स्क्रीन पे मत देखिए, अब आप लोग अपने नोट्स पे देखिए। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और आप लोग जो है वो स्क्रीन पे देखिए। आ जाइए। ओके, पेज नंबर मेरे पास तो 16 पर आ रहा है, आप देख लीजिए पेज नंबर 16 है 17 है। द फॉलोइंग, अच्छा आप लोग अपने नोट्स पे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मैसर्स हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। अब ये आपको पूरा सवाल नज़र आ रहा है, मेरे पास अलाइनमेंट थोड़ी सी इसकी आउट हुई है, तो आप लोग उसको अपने पास देखिए। देखिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल को रॉ मटेरियल भी कहते हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग है, उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, उसके बाद डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। ये एक लंबी कहानी है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। हम चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ। देखिए रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, कंप्यूट द फॉलोइंग। नंबर 1 प्राइम कॉस्ट, नंबर 2 कन्वर्जन कॉस्ट, नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नंबर डी टोटल कॉस्ट। सही है। और ये जो है वो आ गया ई को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बेसिकली स्लाइड में जो चीज़ें बताई थी वो 4 थी, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। सही है। अच्छा, अब आपका काम क्या है कि आपने अपने सामने, मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, सवाल मैं पढ़ चुका हूँ, अब आप अपने सामने जो है वो सवाल रखिए, अपने नोट सामने रखिए और ये जो फॉर्मेट है वो भी सामने रखिए। मैं आपको एक मरतबा फिर लेके जा रहा हूँ कहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ दिखाने। ये देखिए आ गया। अब हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। सही है जी।
तो ये आ गया आपका फ्रॉम करंट। और अब हम चलते हैं आगे, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला आपके सामने है। क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट मटेरियल यूज एट डायरेक्ट लेबर असाइन। अच्छा, अब वो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया होता है ना, वो अपने सामने रखिए। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल यूज, यानी मुझे डायरेक्ट मटेरियल यूज कैलकुलेट करना है। ये डायरेक्ट मटेरियल यूज कैलकुलेटेड नहीं होगा। तो इस डायरेक्ट मटेरियल यूज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? रॉ मटेरियल ओपनिंग। सही है, बल्कि अच्छा है कि आप इस रॉ मटेरियल ओपनिंग से ऊपर एक हेडिंग डाल लीजिएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज की। सही है। अच्छा, अब इस रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर हम ऐड करेंगे नेट परचेज ऑफ मटेरियल। सही है। ये आपके सामने जो फॉर्मेट है बेटा, आप अपने फॉर्मेट में देखते रहिए और सवाल में देखते रहिए। मेरे पास ये स्लाइड बनी हुई है, मैं यहाँ पे जो है वो सिर्फ एंटर करूँगा और मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये जो 25,000 मैंने उठाई है ओपनिंग, आप जाके देख सकते हैं, ये पहली लाइन में आपको नज़र आ रही है। फिर नेट परचेज ऐड करनी है, उसके अंदर आप लिखेंगे ग्रॉस परचेज, जो कि आपको गालिबन तीसरी लाइन में नज़र आ रही है, 2,50,000। फिर आप इसमें ऐड कर देंगे कैरेज इन, सवाल में शायद ट्रांसपोर्टेशन इनके नाम से होगा या हो सकता है कैरेज इन के नाम से, आप देख लीजिए, ऐड कैरेज इन। अगर आपको सवाल में ड्यूटी दी हुई है तो ऐड कर दीजिए, नहीं दी हुई तो इन्हीं दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगी टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। बट हमारे पास सवाल में ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी 45,000। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट 3,07,000। आप चाहें तो अपने सामने कैलकुलेटर रखिए और साथ साथ देखते रहिए। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं मटीरियल रिटर्न, इसको आप परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं, ये भी सवाल में गिवन है। ये लिखा आपने 7,000 माइनस में, और फिर आप माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन मटीरियल, जिसको हम परचेज डिस्काउंट भी कहते हैं। ये आपने माइनस किया 5,500। तो अब आपके पास जो आंसर आया उसको आपने क्या नाम दिया? नेट परचेज ऑफ मटीरियल। अब ये जो नेट परचेज आई ना, ये 1 2 3 4 5 6 इन तमाम आइटम को प्लस माइनस करने के बाद ये हमारा आंसर आया। अब देखिए, ये आपको ऊपर रॉ मटेरियल ओपनिंग नज़र आ रहा है, ये आ गई आपकी नेट परचेज ऑफ मटीरियल। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो वहाँ पे पार्ट 1 में हम उसको सीखते थे, कहते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज, यानी कितना मटीरियल हमारे पास यूज़ करने के लिए अवेलेबल है, और जितना हम यूज़ नहीं कर पाए तो उसको हम माइनस कर देंगे। उसको हम क्या नाम देंगे? लेस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल यूज। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका रॉ मटेरियल यूज प्राइम कॉस्ट का पहला पॉइंट पूरा हुआ है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल यूज मैंने आपको फॉर्मूले में एक लाइन में बताया है, ये सिर्फ फॉर्मूले की हद तक है, अदरवाइज ये पूरा इस तरीके से पूरा कैलकुलेट होगा। ये ना, ये पूरा कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा पहला, ये देखिए मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, ये हमारी रॉ मटेरियल यूज की कंपोजिशन होगी मुकम्मल। अब जाइए दोबारा जाके देखिए आप अपने फार्मूले में, प्राइम कॉस्ट के फार्मूले में रॉ मटेरियल यूज या डायरेक्ट मटेरियल यूज दोनों एक ही बात है। जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ क्या ऐड करते हैं हम इसमें? ऐड डायरेक्ट लेबर असाइन। अच्छा, अब आप सवाल में जाके देखें तो आपको डायरेक्ट लेबर असाइन नज़र आ रही है 1,75,000, और डायरेक्ट लेबर पेड भी नज़र आ रही है आपको 1,60,000। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर असाइंड होगी तो असाइन लेंगे, अगर असाइन नहीं होगी तो पेड लेंगे। हमारे पास दोनों हैं, तो हम पेड को इग्नोर कर देंगे और असाइन लेंगे। और याद रखिए, पेड हमेशा असाइन से कम ही होती है। इसकी वजह यही होती है कि आपने तय किया था कि हम 1,75 देंगे, लेकिन फिलहाल 1,60 की पेमेंट की है। तो यार 15,000 की पेमेंट आपने बाद में तो करनी है ना, छोड़ना तो नहीं है ना उसको भी। तो इसलिए जब आपने बाद में भी करनी है तो हम कहते हैं भाई पेड वेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम डायरेक्ट असाइन ही ले लेंगे। तो इसलिए आपने हमेशा पहले डायरेक्ट लेबर असाइन लेना है। तो अब जो आपके बाद आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। तो ये आपका पहला जो है वो प्राइम कॉस्ट हो गया मुकम्मल। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप प्राइम कॉस्ट का ओरिजिनल फार्मूला जाके देखें हैं तो उसमें सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल यूज़ और ऐड डायरेक्ट लेबर असाइन। बट ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आपको इस तरीके से हमेशा कैलकुलेट करना होगा। इसको आप अपने पेज नंबर जो नेक्स्ट पेज पे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया था उससे जाके याद कर लीजिए। ये हमारा पहला मरहला मुकम्मल हो गया प्राइम कॉस्ट। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ, वो है कन्वर्जन कॉस्ट। अब इस कन्वर्जन कॉस्ट के लिए जाके पहले तो फार्मूला देखिए क्या है। हमारे कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला क्या है? डायरेक्ट लेबर असाइन एड FOH अप्लाइड। अब ये देखिए, आपको सबसे पहले डायरेक्ट लेबर असाइन, अब ये डायरेक्ट लेबर असाइन वही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, सही है। फिर आप इसमें ऐड कर देंगे FOH अप्लाइड। तो देखिए FOH के बारे में उसने क्या बोला है आपको? 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब अगेन डायरेक्ट लेबर असाइन का हम 120% ले लेंगे। ये कभी 120% बोलेगा, कभी 80% बोलेगा, कभी 90% बोलेगा, वो जो परसेंटेज बोले वो आप ले लीजिए। तो ये देखिए 175 का 120% लिया, 2,10,000 आया। तो ये आपका आंसर क्या बन गया? कन्वर्जन कॉस्ट। चाहिए कितना आसान था कन्वर्जन कॉस्ट, बहुत सिंपल था।
प्राइम कॉस्ट इसलिए मुश्किल लगा आपको क्योंकि उसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की पूरी एक कंप्यूटेशन करनी पड़ी थी, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये हमारी कितनी रिक्वायरमेंट हो गई, 2 हो गई। अब आ जाइए आप अपनी अगली रिक्वायरमेंट पे, और वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल यूज़। अच्छा, अब आपके दो जहन में फिर एक बात आएगी कि सर ये रॉ मटेरियल यूज़ आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसके लिए बारे में तो आपने बताया था इसकी पूरी कंप्यूटेशन होगी। तो बेटा मैंने ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इसकी मैंने कंप्यूटेशन की हुई थी। चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने प्राइम कॉस्ट जब मैं कैलकुलेट कर रहा था ना, ये देखिए उस वक्त ये 3,06,500 ये मैं पहले ही कंप्यूट कर चुका हूँ। हाँ, अगर ये मैंने कैलकुलेट ना किया हुआ होता तो जाहिर है फिर मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ता। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल यूज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, अगर सवाल में वो प्राइम कॉस्ट पूछता ही नहीं मुझसे और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछता तो फिर ये रॉ मटेरियल यूज़ मुझे वैसे ही पूरा कैलकुलेट करना पड़ता जैसा कि मैंने प्राइम कॉस्ट के वक्त में किया। बट चूँकि प्राइम कॉस्ट के वक्त में मैं कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट उठा के लिख दूँगा। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए डायरेक्ट लेबर असाइन। अब आप अपने फार्मूले वाले पेज पे जाके देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फार्मूला, और वहाँ से देखते रहिए और वैल्यूज़ भी अपने सवाल से देखते रहिए। यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में कैलकुलेटेड था। और फिर हम तीसरा इसमें ऐड कर देंगे एफ अप्लाइड। ये वही एफ अप्लाइड हैं जो कि 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर थे, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। ये आपने ऐड कर दिया तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सिंपल है। हाँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इसमें जो है वो आपको प्राइम कॉस्ट ना पूछी होती पहले, तो अब आपको ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए ये रॉ मटेरियल यूज़ बिल्कुल वैसे ही पूरी कैलकुलेट करनी पड़ती जो पीछे की है। फिर उसमें आप लेबर ऐड करते, फिर एफ ऐड करते। अभी आपको ऐसा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये रॉ मटेरियल यूज़ ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में कैलकुलेटेड था। ये आपकी कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। अब आ जाइए आप अपनी लास्ट चीज़ पे, वो है सेकंड लास्ट चीज़ पे, वो है टोटल कॉस्ट। अब ज़रा जाइए पहले तो अपने फार्मूले वाले पेज पे जाके देखिए टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है। टोटल कॉस्ट का फार्मूला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी। तो ये जो मैंने पिछली स्लाइड में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की थी, ये मैंने एज इट इज उठा के लिख दी 6,91,500। अब जाइए जाके देखिए फॉर्मूले के अंदर आपको ऐड नज़र आ रहा है एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। बेसिकली इन एडमिन एक्सपेंस या एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, इन दोनों को अगर मैं यकजा करूँ ना तो इनको हम बोलते हैं कमर्शियल एक्सपेंस। तो मैंने हेडिंग डाली ऐड कमर्शियल एक्सपेंस। फिर इस कमर्शियल एक्सपेंस में पहला आता है एडमिन एक्सपेंस। अब बेटा आपको ये बात मालूम है कि एडमिन वाले खर्चे वो होते हैं जो कि सेलिंग से रिलेटेड नहीं होते, जो हेड ऑफिस के अपने अंदर से अपने अंदर के खर्चे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड नहीं होते। सही है। और जो प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड होते हैं जैसे एडवर्टाइजिंग है या सेल प्रमोशन एक्टिविटी है, पब्लिसिटी है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। तो जरा जाके देखिए आपको जो है वो मुख्तलिफ एक्सपेंस नज़र आ रहा है। इसमें पहला क्या है, हेड ऑफिस का बिल्डिंग रेंट है। सही है, ये सेल से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसको हमने एडमिन का नाम दे दिया। फिर उसके बाद ऑफिस सैलरी है। ये ऑफिस सैलरी जो है वो मिक्स है, 40% मार्केटिंग पर है और बाकी 60% जो है वो एडमिन पर है। तो ये मैंने एडमिन का पोर्शन ले लिया, जब सेलिंग पे जाऊंगा तो सेलिंग का पोर्शन ले लूँगा। और फिर उसके बाद दूसरा क्या है, अदर एडमिन एक्सपेंस। और ऐसे ही मैंने जब इन तीनों को ऐड किया, ये देखिए इन तीनों को मैंने ऐड किया तो इन तीनों का टोटल ये आ गया 1,16,000। फिर इसके बाद हम इसमें नंबर बी ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस में पहला आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, दूसरा आ गया ऑफिस सैलरी एक्सपेंस। ये देखिए ये ऑफिस सैलरी ऊपर भी थी, ये देखिए यहाँ पे भी थी, लेकिन ये जो है वो 60% थी जो कि एडमिन से रिलेटेड थी, और ये 40% है जो कि सेलिंग से रिलेटेड है। और ये आ गया आपका तीसरा अदर सेलिंग एक्सपेंस। फिर मैंने इन तीनों को भी इन तीनों को ऐड किया तो ये आ गई आपकी सेलिंग का टोटल खर्चा। ये एडमिन का टोटल अमाउंट, ये सेलिंग का टोटल अमाउंट। अब इस एडमिन अमाउंट और सेलिंग दोनों के अमाउंट को ऐड कर देंगे तो ये आ गया आपका टोटल कमर्शियल एक्सपेंस। तो बेसिकली कमर्शियल एक्सपेंस आर इज इक्वल्स टू एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो ये एडमिन का टोटल, ये सेलिंग का टोटल, और फिर इन एडमिन और सेलिंग का टोटल किया तो ये आ गया आपका कमर्शियल एक्सपेंस। अब मैं क्या करूँगा, ये ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में टोटल कमर्शियल एक्सपेंस में ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आपके फॉर्मूले में जो है ना वो सिर्फ एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, कमर्शियल नहीं लिखा हुआ। तो ये कमर्शियल मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, आप चाहे तो अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं। तो बेटा ये जो है वो 4 चीज़ें जिसको हमने आज डिस्कस करना था। एक चीज़ हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट, एक हो गई हमारी कन्वर्जन कॉस्ट, एक हो गई हमारी
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। ये 4 बातें आ गई। अब आप जाइए तो आपको अपने सवाल के आखिर में नज़र आ रहा होगा एक्रूड लेबर कॉस्ट। एक्रूड लेबर कॉस्ट या एक्रूड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब ये है कि जितनी लेबर आपने हायर की थी और उसमें से आपने जितनी उसको पेमेंट कर दी, तो वो जो बच गया वो बेसिकली वो अमाउंट है जो अभी आपने उसको करने बाकी है, जो आपने उसको पे करना है, उसको हम कहते हैं एक्रूड लेबर कॉस्ट। तो ये देखिए, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जो भी डायरेक्ट लेबर आपने असाइन की थी 1,75,000 सवाल में गिवन है, इसमें से आप माइनस कर देंगे वो डायरेक्ट लेबर जो आप पेड कर चुके हैं, यानी 1,60,000। तो हमारे पास ये आंसर आ गया एक्रूड या आउटस्टैंडिंग लेबर, यानी ये 15,000 अभी भी आपने पे करने हैं। तो आपको इससे भी लॉजिक समझ में आ जाएगी कि हम जब हम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट लेबर असाइन इसीलिए लेते हैं कि भाई पेड का मतलब तो यह है कि इतना दे दिया तो इतना बाद में भी तो देना ही है ना। तो जब बाद में भी देना है तो फिर पेड को आप छोड़िए, आप वही लीजिए डायरेक्ट जो आपकी असाइंड है। तो बेटा ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताई हैं। तो एक तो आप इसको कॉपी कर लेंगे और जो है वो इसको आप अपने तमाम फार्मूले जो है वो आप जो है वो याद भी कीजिए। और इससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं, मैंने शुरू में कुछ सवालात छुड़वा दिए थे, तो ज़रा हम उन सवालात को देखते हैं कि वो क्या सवालात थे जो हमने पीछे छोड़ दिए थे, तो उसको डिस्कस बता देता हूँ मैं आपको। सब पेज सवाल नंबर 1, 2 और 3 ये हम क्लास में कर चुके थे वाले में। ज़रा आपने नोट्स निकालिए, मेरे पास इसकी जो है वो, हाँ सवाल नंबर 3 तक हो चुका था। अगर नहीं हुआ था तो आप सवाल नंबर 3 भी देख लीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, तो सवाल नंबर 4 में आपको सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट में क्या नज़र आ रहा है, कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखिए मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल यूज़, रॉ मटेरियल को यूज़ भी कहते हैं और रॉ मटेरियल को कंज्यूम भी कहते हैं। तो आपको सिर्फ वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कीजिए, और दूसरा कह रहा है डायरेक्ट लेबर यूज़। तो भाई डायरेक्ट लेबर यूज़ क्या करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये डायरेक्ट लेबर पेड है कितनी, 75,000, ये नज़र आ रही है आपको, डायरेक्ट लेबर पेड 75,000, जबकि इसके अंदर असाइन नहीं है। अच्छा, अगर असाइन नहीं है तो फिर क्या है, पेबल है। पेबल का मतलब एक्रूड है, यानी डायरेक्ट लेबर जो पे आपने कर दिया है वो 75,000 है और अभी भी 15,000 पे करना बाकी है। तो अगर मैं इस 75 में 15,000 को ऐड कर लूँ तो ये क्या बन जाएगी, डायरेक्ट लेबर असाइन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर यूज़। वैसे यूज़ का वर्ड जो है वो उसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए, मटेरियल के लिए। लेबर के लिए असाइन का वर्ड यूज़ होता है। तो चलिए मैंने हाथ के हाथ सही कर दिया, डायरेक्ट लेबर असाइन। तो डायरेक्ट लेबर असाइन इसमें गिवन नहीं है, इसमें पेड है और पेएबल है। तो आप पेड में पेएबल ऐड कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट लेबर असाइन आ जाएगा। और तीसरी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो भाई अब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ तो आप कैलकुलेट कर ही चुके होंगे ऊपर, डायरेक्ट लेबर भी आपने ऐड कर ली होगी। तो बस आपने खाली फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखिए फैक्ट्री लिखा रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 80% नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आपके ध्यान में एक बात ये आएगी कि सर 80% ऑफ वॉट, तो याद रखिए बेटा ये जो 80% आपने लेना है ना, ये जो 75,000 में आप 15,000 ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी बनेगी क्या, डायरेक्ट लेबर असाइन। जब वो असाइन बन जाएगी तो उस असाइन का आप 80% लेंगे, सही है। तो ये बातें मेरी नोट कर लीजिए, अगर आपको मुश्किल लगे तो इसको आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं, सही है। ज़्यादा रिवाइंड मत कर लीजिएगा वरना फिर आपकी वही परेशानी वाली शक्ल सामने आ जाएगी जो शुरू में आई थी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये भी ऐसा ही है। मैंने इसलिए नहीं कराया कि ये फिर निस्बतन आसान सवाल है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। हो सकता है मेरे पास पेज थोड़े आगे पीछे हो। 6 आप छोड़ दीजिएगा, 6 नहीं करना। इसके अलावा 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको नंबर 2 और 3 करा, नंबर 1, 2 और 3 कराया था। तो आप उसको 7 को भी आप खुद कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और 8 जो है हाँ 8 टेक्निकल है। 8 के अंदर बताऊँ क्या, 8 के अंदर उन्होंने आपको देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम खुद ही बता दिया, लेकिन रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कुछ बातें और भी बताएंगे, जैसे रॉ मटेरियल ओपनिंग है और उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसका रिटर्न डिस्काउंट वगैरह है। वो कहता है कि बीच में रॉ मटेरियल जो है ना परचेजेस गायब है, सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेज गायब है। तो रॉ मटेरियल की परचेज एक मिसिंग वैल्यू, अगर आप कर सकें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल यूज़ जो है ना वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा इसके अंदर, सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर 9 भी 8 की तरह से मिलता जुलता है।
तो सवाल नंबर 8, जितना आप 8 करें उतना आप 9 कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10 मैं आपको करा चुका हूँ, सही है। और सवाल नंबर 11 भी मैं देख लेता हूँ, हाथ के हाथ नहीं, सवाल नंबर 11 ये मैं आपको खुद कराऊँगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, 20 सेकंड तक हाथ धोते रहिए और मास्क भी लगाइए, इस्तेमाल कीजिए और घर में बैठे रहिए। अम्मी से बोलिए कि आपको अच्छे अच्छे खाने बना के दें। और हाँ, एक बात ये कि भाई बहुत से गरीब लोग भी हैं बेचारे, जो कि जो है वो इस वक्त में बिल्कुल जो है आउट ऑफ द बैलेंस हो गए हैं, तो उनकी भी मदद कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्दी से इस मुसीबत को ख़त्म कर दे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।